आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया हैं और पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। और सब लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया है। तो यू ऑल हैव ज्वाइंड। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को। विनोद हैं, विशाल हैं, अमन हैं और कई सारे और भी लोग हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद और विशाल बहुत लंबे समय से आपस के वार्तालाप में जुटे हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रही होगी जो आपने मेरे आने से पहले तक करी होगी। अब सभी लोगों ने आई होप कि ज्वाइन कर लिया है ना। ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मनोज, मुकेश, तारिका, अनामिका, मोहम्मद, समैक, हैप्पी, त्रिशा, तनिष्क, साहिल, रूपा, विशाल, अलीशा, साजिद, निशा, शिवानी, सलोनी, रोहित, रूही, गायत्री, कनक, गौरव, खुशी, शैलेश, तरन, जागृति, प्रियंका, अमृता, खुशबू, रॉ, नेहा, अमित, अगेन निकिता। तो यू ऑल हैव ज्वाइन। सब आ गए हो। चलो बताओ फटाफट किसने किसने कल की क्लास देख ली थी। कल की मैंने ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखी थी इसलिए बिकॉज दैट वाज रिकॉर्डेड, और मैंने आपको बताया भी था कि रिकॉर्डेड क्लास है, कल लाइव क्लास करूंगा। तो कल एक्चुअली मैं क्लास के टाइम पे अवेलेबल नहीं था और मैं चाहता नहीं था कि ऑफ लगे, क्योंकि छुट्टी ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट यही रहता है कि कोई ऑफ ना होने पाए, और फिर क्लास शुरू करके अगले ही दिन ऑफ तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अच्छा होगा कि एटलीस्ट कंटिन्यूटी मेंटेन हो गई। बहुत लंबा क्लास तो मैंने नहीं रखा था, तब भी 1 घंटे का क्लास मैंने कल आपको करवाया था। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना। कल देख लिया था, किसने किसने देखा था? सबने देख लिया? मैंने देख ली, विशाल ने देख लिया था, सोनम, ठीक है, सुनील, यस सर, यस सर, यस सर, सब लोगों ने देख लिया था। चलो ठीक है। तो सब लोगों ने जो देख लिया था उससे आपको एक आइडिया तो लग गया है कि नोट्स नहीं बनाना है। मैं हैंड रिटन नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ। ये हैंड रिटन नोट्स आपके बैच में अपलोड भी हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो जब भी चाहो। और दूसरा ये कि जब मैं एडवांस की क्लासेस पढ़ाऊंगा, आपको डिटेल क्लासेस पढ़ाऊंगा, तो ये सारी बातें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो ऑलरेडी उस नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी छूटने वाला है, सब कुछ उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो अभी आप इसे कहानी की तरह समझो, जानो और अपने दिमाग में हिस्ट्री को इम्बाइब करो, ठीक है। और अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके लिए तो मैं यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हूँ ही, ठीक है। तो उसके लिए तो मैं आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। तो शुरू करें, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर जब हमारी बातचीत शुरू हो रही है तो आप लोगों को याद होगा कि बैटल ऑफ प्लासी तो मैंने आपको कल करा दिया था, और आप लोगों ने प्लासी का जो बैटल है, जो युद्ध है, उसको बड़े इत्मीनान से और प्यार से समझ भी लिया था। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है वो बक्सर से शुरू होगी। तो प्लासी की लड़ाई हम लोगों ने समझ लिया था और आज हम लोग बक्सर की लड़ाई के ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है। हाँ, तो यस सर, शॉर्ट रिवीजन करवा दो। थोड़ा मतलब शॉर्ट रिवीजन तो नहीं करवा रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा डिटेल भी जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। तो हाँ, बस ये है कि नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है ही, ठीक है। नोट्स अवेलेबल है और आप लोगों को बस समझना है, प्यार से अच्छे से समझना है। और जो कि हैंड रिटन नोट्स है तो समझ में भी आ जाएगा, और ऐसा कुछ शॉर्ट जैसा नहीं है, मैं डिटेल में ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जिस डिटेल में हम पढ़ाते हैं उसी डिटेल में मैं करवा रहा हूँ। नोट्स नहीं बनाना है हर्षित, फिर से बताया था मैंने, इस क्लास के नोट्स नहीं बनाने हैं। धर्मेंद्र, फिर से बताता हूँ आपको, नोट्स नहीं बनाने हैं, केवल इसे कहानी की तरह समझना है। और नोट्स हैंड रिटन फॉर्म में ही है जिनसे मैं समझा रहा हूँ, तो ये आप डाउनलोड करके कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। और सर एनसीईआरटी कब पढ़ाएंगे? अरे पगली, एनसीईआरटी ही चल रहा है। एनसीईआरटी का ही पहला चैप्टर था, कब कहाँ कैसे। एनसीईआरटी का ही दूसरा चैप्टर है ये व्यापार से साम्राज्य तक, ये एनसीईआरटी का ही चैप्टर है, ठीक है। एक पूछ रहा है ये मेडवल हिस्ट्री है? ना रे बाबा ना, मॉडर्न हिस्ट्री है। कल की क्लास में नहीं थे, परसों की क्लास में नहीं थे, बीच में जंप करते हो क्या आप लोग? ठीक है, खैर चलो कहानी शुरू करूंगा। हाँ, तो बक्सर के युद्ध के साथ कहानी शुरू होगी। कहानी को सबसे पहले मैं लिंक करता हूं। जो कहानी मैंने आप लोगों को कल सुनाई थी, जो बातें मैंने आपको कल बताई थी, उन्हीं बातों पे सबसे पहले मैं पीछे की बातें लेकर आऊंगा। तो पहले आप समझो कि मैंने आपको बताया कि बंगाल में जो नवाब हुआ करते थे उनका अंग्रेजों के साथ एक झगड़ा हुआ, और नवाब का जो झगड़ा हुआ है अंग्रेजों के साथ, उसका बड़ा कारण क्या था? बड़ा कारण था
तो व्यापारिक अधिकार मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दे दिए थे। उसके तहत अंग्रेज केवल 3,000 रुपए पर मंथ देकर, ठीक है, पर मंथ देकर, तान्या तो बना लेना बेटा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, ये आपके पास स्लाइड अपलोड हो जाएगी। अगर कोई बच्चा नोट्स बनाना चाहता है तो ये स्लाइड अपलोड हो जाएगी, आप इत्मीनान से बैठ के बना लेना, कंप्लीटली अप टू यू। वैसे मैं बाकी की क्लासेस में इसको इनकॉर्पोरेट करवा दूंगा, लेकिन अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरी ओर से कोई पाबंदी नहीं है। ये हैंड रिटन नोट्स आपके बैच में अपडेट हो जाते हैं, आप क्लासेस के बाद थोड़ा वक्त निकाल के जो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हो, मेरी ओर से कोई पाबंदी नहीं है, आप नोट्स बना सकते हो। अगर कोई बच्चा है जो नोट्स बनाना चाहता है तो मेरी ओर से कोई पाबंदी नहीं है, आप इत्मीनान से हैंड रिटन नोट्स जो अपलोड होंगे उन्हें उठाकर जैसे जो लिखा है वैसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। अब मैं थोड़े समय के लिए आपकी चैट्स बंद कर रहा हूं ताकि आप क्लास पर कंसंट्रेट कर पाएं, क्योंकि आप लोग क्लास पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग इधर उधर है। तो हाँ, तो अब मैं क्लास शुरू करने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप कंसंट्रेट करें, तो थोड़े समय के लिए चैट्स बंद रहेंगे ताकि आप यहां पर ध्यान दे सकें। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो प्लासी की बैटल थी उसके होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, कि बंगाल में जो नवाब हुआ करते थे जिनका नाम सिराजुद्दौला था, उन्होंने अंग्रेजों को कन्फ्रंट किया, उनका विरोध किया। विरोध किस मुद्दे पर था? क्योंकि मुगल बादशाह ने 3,000 रुपए प्रति एनम यानी कि सालाना के आधार पर उन्हें मुक्त व्यापार का अधिकार पत्र दे दिया था। इसकी वजह से वो अपने व्यापारिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे। इस चीज का विरोध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने करा था, और जब उन्होंने उसका विरोध करा तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर हमला करा। जो प्लासी की लड़ाई हुई वो एक धोखेबाजी की लड़ाई थी। उसमें उनके जो कमांडर थे, सेना नायक हुआ करते थे मीर जाफर, उन्होंने धोखा दिया और 50,000 में से 48,000 की सेना लड़ी ही नहीं। इस धोखेबाजी की वजह से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला न केवल प्लासी का युद्ध हारे, बल्कि उनका पीछा करके उन्हें जान से मार भी दिया गया। अब सवाल यह था कि अगर आपने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जान से मार दिया है तो अगला नवाब कौन बनेगा? अगला नवाब, जैसा कि वादा किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेजों का सेना नायक था, उसने वादा किया था कि वो सिराजुद्दौला के सेना नायक मीर जाफर को गद्दी दे देगा। तो क्या उसने अपना वादा पूरा किया? बिल्कुल उसने अपना वादा पूरा किया, और उसने जो सेना नायक हुआ करते थे उनको गद्दी दे दी। अब मीर जाफर को गद्दी मिल गई। पहले ये सेना नायक हुआ करते थे, लेकिन धोखेबाजी के चलते इनको गद्दी मिल गई। सेना नायक होने के नाते जब इनको गद्दी मिली तो अंग्रेजों की इनसे बड़ी सारी अपेक्षाएं थी। अपेक्षाएं ये थी कि ये अंग्रेजों को खूब सारा पैसा दे। अंग्रेज बात बात पर इनसे पैसे मांगते थे। सच्चाई तो यह है कि मीर जाफर एक बहुत ही अच्छे सेना नायक थे, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे प्रशासक नहीं थे। भाई वो राजा थोड़ी थे। सेना नायक लड़ना जानता है, प्रशासन चलाना नहीं जानता। मीर जाफर प्रशासन चलाना नहीं जानते थे। यद्यपि वो लड़ना बहुत अच्छा जानते थे, लेकिन प्रशासन चलाना वो बिल्कुल नहीं जानते थे। तो अंग्रेज जब भी इनसे अतिरिक्त पैसों की मांग करते थे तो ये आसपास के किसी क्षेत्र के ऊपर हमला कर देते थे। कई बार तो ये अंग्रेजों के सहयोगियों के ऊपर भी हमला कर देते थे। इस बात की कंप्लेन अंग्रेजों के पास गई कि भाई किस आदमी को आपने नवाब बना दिया है, इसको तो प्रशासन चलाना आता ही नहीं है, ये तो बात पास के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर हमला कर देता है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बुलाया। उन्होंने कहा, भाई साहब सुनो, हमने आपको गद्दी दी है तो क्यों, अभी आप राजा बन गए हो ना, राजा बन गए हो तो थोड़ा राजा की तरह बिहेव करो ना। ये क्या आप मिलिट्री कमांडर की तरह बिहेव करते हो, बात बात पर हमला कर देते हो, ये कैसे बात बनेगी? उन्होंने बोला, देखो भैया, हम रहे मिलिट्री कमांडर, हमको नहीं आता ये सब प्रशासन वशासन चलाना, हम तो जब मन में आता है हमला कर देते हैं। बोले, अरे तुम प्रशासन चलाओ, थोड़ा साम्राज्य बेहतर करो, थोड़ा व्यापार बढ़ाओ, थोड़ा कृषि बढ़ाओ, ज्यादा आपके पास आय होगी तो उसी में से हमको देना। बोले, मैं इतना बवाल काहे करूं, मैं पड़ोस के ऊपर हमला करके लूट के लेकर ना चले आऊं। अंग्रेज उसके लूटपाट और प्रशासन की खामियों से इतने ज्यादा नाराज हुए, एक समय को उन्होंने बोला कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम एक काम करो, तुम गद्दी छोड़ दो। उन्होंने दबाव बनाया और मीर जाफर को गद्दी से उतार दिया। मीर जाफर को गद्दी से क्यों उतारा गया? क्योंकि वो प्रशासन नहीं चला पा रहा था, और अंग्रेजों की जो अपेक्षाएं थी कि वो खूब सारा पैसा उन्हें देगा, वो पैसा भी उन्हें नहीं दे पा रहा था। अब सवाल ये था कि अगर मीर जाफर को गद्दी से उतारा गया, सिराजुद्दौला को मारा गया तो मीर जाफर को गद्दी मिली, लेकिन मीर जाफर को अगर गद्दी से उतारा गया तो अब गद्दी किसे मिलेगी? ये मन में बड़ा गंभीर सवाल था। तो बात ये निकल के आई कि अब जो गद्दी मिलने वाली है वो गद्दी मिलेगी मीर कासिम को।
अब आप कहेंगे सर ये मीर कासिम कौन है? आप कहेंगे कि सर आपकी एक बात तो हमने समझ ली कि सिराजुद्दौला नवाब हुआ करते थे, अली वर्दी खान के नाती हुआ करते थे, उनको तो इन लोगों ने प्लासी के युद्ध में मार दिया और उनके जो सेना नायक थे मीर जाफर उनको गद्दी दे दी। फिर आप कह रहे हैं कि सर इन्होंने सेना नायक मीर जाफर को भी हटा दिया क्योंकि वो प्रशासन नहीं चला पा रहा था, इनको पैसा नहीं दे पा रहा था। और आप कह रहे हैं सर कि इन्होंने मीर कासिम को गद्दी दे दी। तो आप मुझे एक बात बताइए ना कि ये मीर कासिम था कौन? तो मैं बताता हूं बेटा, मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम जो कि मीर जाफर का दामाद था उसको गद्दी दे दी गई। मीर कासिम ने गद्दी पर बैठते वक्त अंग्रेजों से सिर्फ इतना ही कहा था कि देखो आप लोग जो भी पैसा कहोगे मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरी ओर से सिर्फ इतना कर देना कि मेरे प्रशासन में, आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप मत करना। मैं जैसे प्रशासन चलाना चाहता हूं मुझे चलाने देना। और अंग्रेजों ने इस बात पर हामी भी भरी थी और इसके लिए 1760 ईस्वी में इन दोनों के बीच में समझौता भी हुआ था कि भाई कासिम आंतरिक रूप से स्वतंत्र होगा और अपना प्रशासन अच्छे से चलाएगा, उसके बदले में अंग्रेज जो भी पैसा उससे मांगेंगे वो अंग्रेजों को पैसा भी देगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मीर कासिम एक बहुत ही समझदार इंसान था। मीर कासिम समझता था कि अंग्रेज किसी के सगे नहीं हैं। मीर कासिम समझता था कि अंग्रेज दोगले हैं। वो जानते थे कि जो अंग्रेज हैं ये वही हैं जिन्होंने धोखेबाजी करके सिराजुद्दौला का गला काट दिया। ये अंग्रेज वही हैं जिन्होंने सेना नायक मीर जाफर को गद्दी दी और जब वो इन्हें पैसे नहीं दे पाया तो चुटकियों में इन्होंने उसे गद्दी से उतार दिया। तो मीर कासिम ये बात समझता था कि अगर ये अंग्रेज सिराजुद्दौला के सगे नहीं थे, अगर ये अंग्रेज मीर जाफर के सगे नहीं थे, तो ये मेरे कैसे सगे होंगे? बेटा एक छोटी सी बात बताता हूं, जो दोस्त आपके पास आकर आपके किसी और दोस्त की चुगली करता है, आप ये मानकर चलना कि वो कहीं और जाकर आपकी भी चुगली करता है। तो कभी भी ऐसे दोस्तों को एंटरटेन मत करना कि भाई आपको बड़े मजे आ रहे हैं कि अरे दोस्त की चुगली कर रहा है, किसी और की चुगली कर रहा है। अगर कोई इंसान अपने दोस्त की चुगली आकर आपसे कर सकता है तो वो आपकी चुगली भी किसी और से जाकर करेगा। जो खराब है वो खराब है बेटा, ठीक है। कासिम ये समझता था कि मुझे इनसे लड़ना तो पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो कासिम ने गद्दी पर जाने के बाद ही जैसे इनके खिलाफ लड़ाई करने के लिए एक तैयारी शुरू कर दी। मतलब वो एक तरीके से एक लड़ाई की तैयारी में लगा हुआ था। अब जो लड़ाई की तैयारी शुरू हुई उसमें मैं आपको बताता हूं कि उसने माहौल बनाया, ठीक है। मीर जाफर जब मांग पूरी नहीं कर पाया तो इन्होंने मीर कासिम को गद्दी दे दी। अब देखो ये चीज यहां पर एकदम स्पष्ट रूप से बताई गई है। 1756 से 57 में सिराजुद्दौला रहे, इनको मार दिया गया। मीर जाफर इनको हटा दिया गया। अब मीर कासिम गद्दी पर आया है जो कि 1760 से 1764 के बीच 4 सालों पर गद्दी पर बैठा रहेगा। मीर कासिम जो है वो बहुत ही कुशल प्रशासक था और दूरदर्शी था। वो समझता था कि अंग्रेज उसके सगे नहीं हैं, आज नहीं तो कल झगड़ा होना एकदम तय है। वो चाहता था कि अंग्रेजों से उसे मुक्ति मिले और अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए उसने क्या किया मैं आपको बताता हूं बेटा कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करती थी जिसे मुर्शीद कुली खान ने बसाया था। अंग्रेज जहां रहते थे वो जगह कलकत्ता कही जाती थी। कलकत्ता से मुर्शिदाबाद के बीच की दूरी महज 250 किलोमीटर थी। अंग्रेज बात बात पर कलकत्ता में जाकर जो नवाब का कामकाज है उसमें हस्तक्षेप किया करते थे। इस बात से नवाब बड़ा परेशान था। नवाब ने कहा कि सबसे पहले तो इनका चाय पीना बंद करना होगा। अंग्रेज बात बात पर आ जाते थे, नवाब से कहते थे नवाब आज मन कर रहा है एक कप चाय हो जाए आपके साथ। नवाब कहता था आ ही गए हैं तो पीजिए चाय। और वो चाय पीने नहीं आते थे, वो पूछते थे और नवाब बताओ कितना पैसा कमाए तुम, कुछ पैसा वैसा आ रहा है कि नहीं? अब पैसा आ रहा है तो पैसवा कब दोगे, हमको कब दोगे पैसवा? ऐसे वो बात बात पे पूछा करते थे। नवाब बड़ा इरिटेट होता था, कासिम बड़ा इरिटेट होता था। कासिम ने कहा कि रहो हम तुम्हारी चाय की व्यवस्था करते हैं। उसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। उसकी राजधानी जो मुर्शिदाबाद हुआ करती थी उसने स्थानांतरित करके उसको मुंगेर कर दिया। आप में से बहुत सारा बच्चा लोग बिहार का होगा और जो बच्चा लोग बिहार का होगा वो मुंगेर जानता होगा। मुंगेर बिहार में एक जगह है। अगर मैं कलकत्ता से उसकी दूरी बताऊं तो लगभग वो 450 किलोमीटर पड़ेगी। जहां एक और कलकत्ता महज 250 किलोमीटर दूर था मुर्शिदाबाद से, अब वो मुंगेर से 450 किलोमीटर दूर हो गया। तो जो ये बात बात पे कलकत्ता पे जाके चाय पिया करते थे वो चाय पीना अब थोड़ा सा दूर वाला हो गया, तो चाय हो गई इनकी बंद। उसने अपनी राजधानी को इसी आधार पर स्थानांतरित किया था कि एक दफा मैंने राजधानी स्थानांतरित कर दी तो फिर देखता हूं कि ये क्या कर लेते हैं। समझ गए बात को? तो फिर दूसरा काम उसने क्या किया, उसको पता था कि देखो लड़ना तो इनसे हमको पड़ेगा ही, तो वहां जाकर उसने सबसे पहले एक बंदूक बनाने की फैक्ट्री डाल दी। अब बंदूक बनाने की जो फैक्ट्री उसने डाली वहां पर तोड़दार बंदूकें बनाई जाने लगी।
बेटा मुंगेर में आज भी बंदूकें बनाई जाती हैं। जो मुंगेर का बच्चा लोग होगा वो जानता होगा कि मुंगेर में बंदूक बनाई जाती है। वहां के लोग साइकिल की नल्ली से बंदूक बना देते हैं, मारते हैं, हथौड़े में फट जाती है, हाथ धुआं धुआं हो जाता है। तो मुंगेर में बेटा आज भी बंदूकें बनती हैं, और बंदूकें के बनने का जो प्रचलन है ना मुंगेर में, ये कासिम ने शुरू किया था। इसके अलावा बेटा उसने कंपनी के गुमस्ता लोगों को बोला कि देखो अगर ये गुमस्ता लोग किसानों को मारेंगे तो मैं भी इनको पीटूंगा। मैंने आपको बताया था बेटा इसके पहले भी कि गुमस्ता कंपनी के एजेंट होते थे जो किसानों को परेशान करते थे। उसने बंगाल में आंतरिक व्यापार मुक्त कर दिया। ये बोला कि अंग्रेज तो मुझे टैक्स दे ही नहीं रहे हैं, तो मुझे किसी से टैक्स नहीं चाहिए। इस बात से अंग्रेज बड़ा छटपटाए, क्योंकि टैक्स ना देना उनका विशेषाधिकार था, और अब कोई भी टैक्स नहीं दे रहा था। कासिम कठपुतली शासक नहीं बना, बल्कि उसने अंग्रेजों का विरोध किया। अंग्रेजों ने जब ये सब देखा तो उन्होंने कासिम को बोला कि कासिम तुम गद्दी से उतरो, तुम हमारे हिसाब से सही आदमी नहीं हो, हमको तो जाफर ही पुराना वाला ठीक लग रहा है। ठीक है पैसा नहीं दे पाता था टाइम से, लेकिन कम से कम बंदूक बनाने की फैक्ट्री तो नहीं लगा रहा था, कम से कम उसने कैपिटल तो ट्रांसफर नहीं की थी। कासिम ने बोला हलवा है क्या, तुमने बोला खा लिया, तुमने बोला नहीं खाया, हम ऐसे थोड़ी गद्दी से उतर जाएंगे। अंग्रेजों ने बोला कि हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, बोला वही के लिए तो हम बंदूक बनाने की फैक्ट्री लगाए हैं, आ जाओ मारेंगे, धुआं धुआं हो जाओगे। लेकिन अंग्रेजों ने कासिम के ऊपर हमला किया, टक्कर की लड़ाई हुई, 3 युद्ध लड़े गए। उन तीनों युद्धों में अंतिम रूप में कासिम हार गया, क्योंकि अंग्रेज ताकतवर थे। कासिम हारा, कासिम भागा। कासिम भागकर कहां गया? कासिम भागकर अवध में आया। आप कहेंगे सर अवध कहां है? मैं कहूंगा बेटा मैप में देखो, मैप में देखोगे तो ये है बंगाल, और इस बंगाल के बिल्कुल पास में यहां पर है अवध। अब अवध अगर आप देखो तो बंगाल का पड़ोसी है। कासिम भागकर अवध में आया और वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला से मिला। उसने सुजाउद्दौला से कहा सुजाउद्दौला भाई मेरी मदद करो। सुजाउद्दौला ने बोला कि हम तुम्हारी मदद काहे करें, लेना एक न देना दो। बोले सुजाउद्दौला भाई समझो, समझो बात को। उन्होंने कहा सुजाउद्दौला से कि सुजाउद्दौला भाई समझो, समझो बात को, ना निकलो रात को, अगर गिरोगे तो कहोगे कि गड्ढा था, तो हम आपकी बात मानेंगे नहीं। बोले अवध के नवाब भाई सुजाउद्दौला समझो एक बात को, कि अगर बंगाल अभी अंग्रेजों के कब्जे में चला गया है तो वो दूसरा राज्य कौन होगा जिसके ऊपर वो हमला करेंगे? वो दूसरा राज्य होगा अवध। तो बेटा तुम बहुत दिनों के मेहमान नहीं हो, अंग्रेज तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे ही करेंगे। एक बात मानो कि आज अंग्रेज तुम्हारे ऊपर हमला करने को तैयार नहीं है, और अगर आज तुम अंग्रेजों से लड़ते हो तो तुम्हारे साथ मैं भी लड़ूंगा और हम मिलकर अंग्रेजों को हरा सकते हैं। लेकिन कल अंग्रेज जब तैयार होंगे और एक बड़ी सेना लेकर तुम्हारे खिलाफ हमला करने आएंगे, जो कि वो आएंगे क्योंकि तुम पड़ोसी हो बंगाल के, दूसरा निशाना तुम ही बनोगे, तब मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए नहीं होऊंगा। अंग्रेज ज्यादा तैयार होंगे और तुम कमजोर होगे, बेहतर है कि तुम आज मेरे साथ लड़ो। सुजाउद्दौला को यह बात कासिम की समझ आई। उसने कहा ठीक है, मुझे लगता है कि अंग्रेजों के खिलाफ मुझे आज नहीं तो कल लड़ना ही होगा। तो अवध का नवाब सुजाउद्दौला उनकी मदद को सामने आ गया। हमने क्या देखा कि अवध का नवाब सुजाउद्दौला मीर कासिम के साथ आ गया। तो अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मीर कासिम साथ में आए। बाद में इन लोगों ने मुगल बादशाह शाह आलम से भी बात की और शाह आलम भी अपनी सेना लेकर आए। इन तीनों लोगों ने लगभग 40,000 की सेना बनाई और ये 40,000 की सेना अंग्रेजों से बक्सर का युद्ध लड़ती है। बक्सर बेटा एक जगह का नाम है जो कि आज बिहार में स्थित है। तो बिहार में स्थित बक्सर में यहां पर लड़ाई हुई। अंग्रेजों की सेना के कमांडर मुनरो हुआ करते थे, हेक्टर मुनरो हम उनको बुलाते हैं। इनके पास महज 18,000 सैनिक थे। ये लड़ाई टक्कर की लड़ाई थी। अंग्रेजों की सेना भले ही संख्या में कम हो, लेकिन वो ज्यादा अनुशासित थी, उनके पास ज्यादा अच्छे हथियार थे। इस संगठन के पास 3 राजाओं के अंग्रेजों की सेना का 2 गुना सेना थी, लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर अपनी सैन्य कुशलता को दिखाया और अपने से 2 गुनी बड़ी सेना को हरा दिया। आपके मन में जरूर सवाल होगा कि सर अंग्रेज इतने कम सैनिकों के साथ भी कैसे जीत पा रहे थे? क्योंकि बेटा उनके पास एक संगठित सेना थी जो अनुशासित थी, उनके पास अच्छे मिलिट्री कमांडर थे, उनके पास अच्छे हथियार थे, उनके सैनिकों का रोज परेड होता था, रोज ट्रेनिंग होती थी, अच्छा वेतन मिलता था, वो लड़ने में ज्यादा कुशल थे। यही कारण है कि अंग्रेज सैनिक अगर कम संख्या में भी हों तो वो बड़ी सेना को हरा पाते थे। और यही हुआ यहां पर भी। महज 18,000 की सेना ने यहां पर इस अलायंस के 40,000 की सेना को हरा दिया और
अंग्रेज एक बार फिर से बक्सर के युद्ध में विजयी हुए। इस विजय के बाद अंग्रेजों के पास बंगाल आ चुका था। यद्यपि उन्होंने अवध को जीतने के बाद भी उस पर कब्जा नहीं किया, बल्कि वहां के राजा को अपने अंडर में ले लिया, ये बोल के कि सुजाउद्दौला हम तुमको गद्दी दे देंगे, लेकिन तुम हमारे अंडर में रहो। सुजाउद्दौला मजबूर था, वो क्या करता, वो युद्ध हार चुका था। उन्होंने इसके बाद एक इलाहाबाद की संधि की। आपको पता है बेटा कि इलाहाबाद की संधि, कोई भी युद्ध खत्म होता है तो संधि होती है। इस संधि में क्लाइव आया, क्लाइव ने संधि की। इलाहाबाद की संधियों में दो संधि हुई। एक संधि उन्होंने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ की। कासिम तो भाग गया, कासिम भाग गया, किसी को दिखा ही नहीं, मिला ही नहीं, तो कासिम तो भाग गया, तो उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। प्रथम संधि सुजाउद्दौला के साथ हुई, द्वितीय संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। जो संधि सुजाउद्दौला के साथ हुई उसमें सुजाउद्दौला चूंकि युद्ध हारे थे तो उन्होंने अंग्रेजों को 50 लाख की क्षतिपूर्ति दी। उन्होंने बनारस के जमींदार को, बनारस के राजा को उनके क्षेत्र के ऊपर पूरा अधिकार दिया। अब आप कहेंगे कि सर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा अंग्रेजों ने यह शर्त रखी थी कि बनारस के जमींदार अब स्वतंत्र होंगे अपने क्षेत्र में। अंग्रेज बनारस के जमींदार को लेकर इतने ज्यादा मेहरबान क्यों थे? क्योंकि वो चाहते थे कि बनारस के जमींदार से या राजा से वो सीधे टैक्स वसूलें। तो कुल मिला के बनारस के जमींदार को वो अवध से आजाद करवा रहे थे ताकि वो उनसे सीधा कर वसूल सकें। और तीसरा था कि इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र है, इलाहाबाद के आसपास के जो लोग होंगे वो जानते होंगे कि प्रयागराज आज जाना जाता है इलाहाबाद, और प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद कहा जाता था उसके पास में एक जगह है बेटा कौसाम्बी में कड़ा, वहां पर एक देवी जी का मंदिर भी है, कड़े मानिकपुर की देवी। इलाहाबाद और कड़ा का ये क्षेत्र जो आसपास का एरिया का बच्चा है वो अभी जब मैं चैट ऑन करेगा तो मैं करूंगा तो बताएगा कि सर मैं इलाहाबाद का हूं या मैं कौशाम्बी का हूं, कड़ा का हूं। और कोई मुंगेर और बक्सर का है तो वो भी मुझे बताएगा कि सर मैं मुंगेर का हूं और मैं बक्सर का हूं, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब यहां पर आप समझो कि मुगल बादशाह ने इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र प्राप्त किया। किसने दिया? सुजाउद्दौला ने। यहां पर अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से क्या बोला कि भाई तुम दिल्ली में नहीं रहोगे, तुम अवध में भी नहीं रहोगे, तुम जाओ इलाहाबाद और कड़ा। अब सवाल यह है कि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को इलाहाबाद और कड़ा क्यों भेजा? क्योंकि वो मुगल बादशाह थे। अगर वो दिल्ली में है या फिर अवध में है तो ताकतवर हैं, किसी रिमोट एरिया में फेंक दोगे तो उनकी शक्ति कम हो जाएगी। दूसरा कि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ले लिया। कुछ बच्चा लोग पूछेगा कि सर दीवानी का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि बच्चा लोग दीवानी का मतलब दीवानगी नहीं होता है। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दीवानी का मतलब आप दीवानगी समझ लो कि आप तो दीवाने हो अपनी प्रेमिका के या अपना प्रेमी के। दीवानी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता बेटा कि कोई बोले कि मैं तो दीवानी हो गई हूं, नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा है बच्चा। यहां दीवानी का मतलब होता है कर वसूली, टैक्स वसूलना। टैक्स वसूलने को दीवानी कहा जाता है, ठीक है। तो दीवानी मतलब है कर वसूलना। तो कर वसूलने का अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया। मुगल बादशाह ने बोला कि तुम हमको भेज रहे हो इलाहाबाद, हमारा खर्चा कैसे चलेगा? तो उन्होंने बोला कि परेशान मत हो, हम लोग तुमको 26 लाख रुपए सालाना देंगे, तुमको पेंशन देंगे ताकि तुम्हारा खर्चा चल सके। इस प्रकार से हमने देखा कि अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया और बिहार लगभग उनके कब्जे में आ गया। ये तो कहानी रही बक्सर की। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि जो बातें मैंने यहां पर समझाई, क्या बातें वो समझ में आपको आई? मुझे फटाफट बताइए बच्चे कि जो बक्सर की कहानी मैंने आपको समझाई, सुनाई, क्या वो बात आपको समझ में आई? प्लीज लेट मी नो, प्लीज मुझे बताइए कि क्या आप इस बात को समझ पाए? प्लीज लेट मी नो। यस सर, यस सर, यस सर। जी जी, यस सर। समझ आ गया, समझ आ गया। क्या बात है बेटा, आप बिहार से हो, आप बिहार से हो, आ गया समझ में, आ गया समझ में। क्लियर सर, जी गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, सभी लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, मुंगेर से हो आप, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। कौशाम्बी से हो आप, इलाहाबाद से रितेश हैं, मुंगेर के बगल से हैं आप, ठीक है। काजल को भी समझ आ गया सर। मैं प्रयागराज से हूं सर, क्या बात है, बिहार के पूर्णिया से हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रियंका तो हरियाणा से हैं,
कोई कौशाम्बी से भी है, प्रयागराज, जहानाबाद, बक्सर, बक्सर से हैं हम, पटना से हैं हम, ग्वालियर से हैं हम, प्रतापगढ़ से हैं। क्या बात है बेटा, गया से भी हैं बच्चे, सीतामढ़ी से भी बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। तो आप लोगों ने बक्सर की इस लड़ाई को लड़ लिया। अब समझिए बेटा, अब आप इस बात को समझिए कि जब एक दफा अंग्रेजों ने कब्जा लिया, किसको, एक दफा जब उन्होंने बंगाल को कब्जा लिया, तो उनके निशाने पर अब आया एक दूसरा राज्य जिसे हम कहते हैं मैसूर। बात समझिए, एक दफा जब उन्होंने यहां पर इसको कब्जा लिया, तब उन्होंने अपने निशाने पर किसको लिया, अब उनके निशाने पर आया यहां का एक राज्य। अब उनके निशाने पर आया यहां का एक राज्य, इस राज्य का नाम था मैसूर। समझो बात को, अंग्रेजों ने इसके बाद मैसूर को निशाना बनाया। बंगाल वो जीत चुके हैं, अवध लगभग उनके कब्जे में आ चुका है, और अब वो यहां मैसूर पर निशाना साध रहे हैं। दूसरा सीधा जो निशाना है वो अंग्रेजों ने, ठीक है, निशाना साधा, यहां पर अंग्रेजों ने निशाना साधा मैसूर के ऊपर। आइए मैं आपको बताता हूं कि अंग्रेजों ने मैसूर को कैसे जीता। बेटा इस मैप को समझिए, इस मैप को समझिए, देखिए, और आप जानिए कि मैसूर की स्थिति क्या है और कैसी है। ठीक है, इस चीज को आप यहां पे समझिए। देखो बेटा, मैसूर को समझो। यहां पर देखो, ये है मैसूर राज्य और ये है मैसूर राज्य की बाउंड्री। आप मैसूर के आसपास के क्षेत्रों को देखो बेटा। मैसूर के बिल्कुल पड़ोस में बच्चा यहां पर है कर्नाटक, कर्नाटक दिख रहा है। और बेटा कर्नाटक कर्नाटका नहीं है। कई बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि सर कर्नाटक कर्नाटका है क्या। नहीं बेटा, कर्नाटका तो उल्टा है। कर्नाटक जो है वो वास्तव में, जो कर्नाटक है वो आज का तमिलनाडु है। कर्नाटक इज नॉट कर्नाटका। समझो बात को। ठीक है, ठीक है, चैट ऑफ कर दूं। हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैं समझ गया। चैट ऑफ कर देने पर ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि तब आपके पास ये कंपल्शन नहीं होता कि कुछ चैट करना है, बल्कि सुनना है और समझना है। ठीक है अमिता बेटा, चैट ऑफ कर देते हैं, जैसा आप कहें, जैसा आप लोग कहें वैसा करते हैं, चैट ऑफ करते हैं ताकि कंसंट्रेशन बने। ठीक है, हाँ, वैसे तो मैं इस तरीके से सारे कौन से राज्य हैं। मैसूर के पास यहां पर आपको दिख रहा है कर्नाटक, इसके यहां पर साउथ में दिख रहा है केरल, और इसके उत्तर में आपको दिख रहा है हैदराबाद का निजाम, और यहां पर आपको दिख रहे हैं मराठा। तो आप चार क्षेत्रों को यहां पर देखिए और समझिए। चार क्षेत्रों में आप देखो, यहां पर आपको मराठा दिख रहे हैं, यहां पर आपको कर्नाटक दिख रहा है, यहां पर आपको केरल दिख रहा है, और यहां पर आपको मराठा दिख रहे हैं। तो कुल मिला के चारों राज्यों से इनकी चलती थी दुश्मनी। मतलब मैसूर की दुश्मनी अपने आसपास के चारों राज्यों से चलती थी। वो कर्नाटक से भी भिड़े रहते थे। मैं फिर से दोहराता हूं बेटा, कर्नाटक इज नॉट कर्नाटका, कर्नाटक इज तमिलनाडु। आज का जो तमिलनाडु है वहां पर कर्नाटक हुआ करता था। कर्नाटक को बेटा कभी भी आप कर्नाटका ना समझना, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चा, मैसूर है, और मैसूर के पड़ोसी इधर कर्नाटक है, साउथ में केरल है, इधर हैदराबाद का निजाम है, इधर मराठा है, और इन चारों से इनकी दुश्मनी चलती है। अब मैसूर राज्य यहां पर कैसे बना, आओ मैं ये बताता हूं बेटा। मध्यकालीन भारत में होती है, ठीक है। मध्यकालीन भारत में जब आपको सर पढ़ाएंगे तो वहां पर आपकी बातचीत होगी, चाहे एडवांस की क्लासेस में हो, जनरल क्लासेस में थोड़ा डीप हो जाता है विजयनगर को समझना। विजयनगर राज्य जो हुआ करता था, तो जो सामंत था बेटा, जिसका नाम था यदुराय वाडियार, तो यदुराय वाडियार नाम के सामंत ने बेटा यहां पर, मैं आपके अंडर में रहेंगे, ऐसा यदुराय वाडियार ने अंग्रेज और ग्रामीण इलाके यानी कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र, प्रशासन का स्वरूप, प्रभाव और प्रतिक्रिया। भारत के ग्रामीण में आपको मिलेंगे किसान, जनजातियां और कारीगर, जबकि जो उनका प्रशासन का स्वरूप रहा, प्रशासन, प्रभाव और प्रतिक्रिया क्या रही, हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजों का जो आर्थिक प्रशासन रहा उसका क्या नकारात्मक प्रभाव रहा। अंग्रेजों ने कृषि में जो हस्तक्षेप किया, जमींदारी व्यवस्था लेकर आए, रैयतवाड़ी व्यवस्था लेकर आए, महालवाड़ी व्यवस्था लेकर आए, इनका गांव में रहने वाले किसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों की इन नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा,
हम इस बारे में बात करेंगे और हमें यह बात करने से कोई रोक नहीं सकता। आपको लगता है कि हम इस बारे में बात करेंगे और कोई हमें रोक लेगा? नहीं, हम बात करेंगे उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने पैसों की लूट खसोट शुरू की, जो उनका आर्थिक प्रशासन था, उस आर्थिक प्रशासन का हमारे भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा अंग्रेजों के शासन का। बेटा कुछ कहानी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे कि 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध और 1765 में हुई थी इलाहाबाद की संधि, मैं आपको बता चुका हूं। और मैंने आपको यह भी बताया था बेटा कि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया था। और मैंने आपको यह भी बताया था बेटा कि दीवानी अधिकार का मतलब कोई रोमांटिक बात नहीं हो रही है बेटा, कि कोई मैं तुम्हारी दीवानी हो गई, ऐसा कोई बात यहां नहीं हो रहा है। दीवानी अधिकार का मतलब है कर वसूली का अधिकार। कर पहले मुगल वसूलते थे, लेकिन मुगलों से यह कर वसूली का अधिकार अंग्रेजों ने ले लिया। और अंग्रेजों ने बेटा जब ये कर वसूली का अधिकार अपने पास लिया तो उन्होंने बेटा बंगाल को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया उन्होंने बंगाल को। आप कहेंगे सर उन्होंने क्या किया बंगाल में, ये बताइए तो सही, हमें थोड़ा जानना है कि आखिर अंग्रेजों ने बंगाल के साथ क्या किया जब उन्होंने प्लासी और बक्सर को जीत लिया। बेटा उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया। आप कहेंगे सर हमने तो द्वैध शासन आज तक सुना ही नहीं है सर, हम तो अपनी जिंदगी में पहली बार द्वैध शासन सुन रहे हैं। तो थोड़ा आसान तरीके से बताइए ना कि द्वैध शासन का मतलब क्या होता है। मैं बताता हूं बेटा, द्वैध का मतलब दो। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, द्वैध का मतलब दो। द्वैध शासन का मतलब दो का शासन। आप कहेंगे सर समझ में आया, आपने बताया द्वैध शासन का मतलब दो का शासन, लेकिन यह भी तो बताइए वो दो कौन थे जो बंगाल में शासन कर रहे थे। मैं कहूंगा बेटा एक थे अंग्रेज और दूसरा था बंगाल का नवाब। आप बोलेंगे सर दो लोग कैसे शासन कर सकते हैं, या तो करेंगे शासन अंग्रेज या करेंगे बंगाल के नवाब। ये दोनों कैसे शासन कर रहे हैं, दोनों शासन करेंगे तो लड़ नहीं जाएंगे। मैंने कहा नहीं बेटा। आप कहेंगे कि सर बताइए ना कि आखिर दो का शासन कैसे चल रहा था, ये दो कैसे शासन कर रहे थे, सर थोड़ा सा बताइए। बेटा बंगाल से जितना भी पैसा मिलता था वो सारा अंग्रेज अपने पास रख लेते थे और बंगाल का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी उन्होंने बंगाल के नवाब को दे दी। बवाल सारा बंगाल के नवाब का, पैसा सारा अंग्रेजों का। दो का शासन, पैसा सारा अंग्रेज दबा के बैठ गए और नवाब को कुछ नहीं मिला। नवाब दुख होता है जब इन गांव के लोगों के बारे में कोई बात नहीं करता। थोड़ा सा तो बेहतर है कि कम से कम हमारी एनसीईआरटी इस बारे में बात करती है। उन्होंने इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर बना रखा है, उपनिवेशवाद और ग्रामीण इलाके। गांव में रहने वाले लोगों के साथ अंग्रेजों के शासन का क्या प्रभाव हुआ, क्या हुआ आगे, मन में सवाल है। क्या हुआ आगे, ये मन में सवाल है। अंग्रेजों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा। अंग्रेजों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा बेटा। कॉर्नवालिस को यह कहा गया था कि तुम जाओ और वहां पर चीजें जो इतनी खराब हो गई हैं उन्हें सही करो, इसे कैसे भी सही करो। कॉर्नवालिस आया। कॉर्नवालिस को जो काम दिया गया था वो ये था कि सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, लोग मारे जाते हैं। अरे मारे जाते हैं तो मारे जाएं, उससे हमें क्या, लेकिन टैक्स मिलना बंद हो जाता है। टैक्स लगातार मिलना चाहिए। तुम कुछ ऐसा करो कि लगातार टैक्स मिले, कुछ स्थायी बंदोबस्त करो। हम लोग हर साल जमीनें नीलाम करते हैं और हर साल कर वसूली करते हैं। कितना कर वसूला जाएगा ये हर साल किसानों को बताया जाता है। ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है। हमें कुछ परमानेंट सेटलमेंट चाहिए। वी नीड समथिंग परमानेंट, कुछ स्थायी। कॉर्नवालिस यहां पर आया और वो स्थायी बंदोबस्त के ऊपर लग गया। स्थायी बंदोबस्त के पहले सालाना व्यवस्था चलती थी।
सालाना व्यवस्था में हर साल किसानों को यह बताया जाता था कि उन्हें कितना कर देना है, और हर साल ये करके बड़ी परेशानी होती थी। कॉर्नवालिस एक नई व्यवस्था लेकर आया। उस नई व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त कहा गया। उसने एक बार में किसानों को बता दिया कि उन्हें हर साल कितना कर देना होगा। उसके स्थायी बंदोबस्त की यह व्यवस्था 1793 में शुरू हुई। उसने ये बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया। जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया। जमींदार जमीन के मालिक बने तो किसान जमीन का किराएदार हो गया। जैसे आप में से बहुत सारे लोग किराए के मकान में रहते होंगे, वो मकान आपका नहीं है, आप केवल किराएदार हैं। आप हर महीने किराया चुकाते हैं और जिस महीने आप नहीं चुकाएंगे आपका मकान मालिक आपको निकाल के बाहर कर देगा। आज किसान जमीन के मालिक होते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें उनकी जमीनों से बेघर कर दिया। जमीन का मालिक किसे बना दिया गया? जमीन का मालिक अंग्रेजों ने जमींदारों को बना दिया। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया, क्योंकि इस व्यवस्था में जमींदार जमीन का मालिक था और किसान सिर्फ एक किराएदार। जब तक जमींदार की मर्जी होगी वो जमीन पर खेती करेगा, जब तक वो टैक्स पे कर सकता है वो खेती करेगा, और जब जमींदार का मन आएगा तो वो उसे उसकी जमीन से निकालकर बाहर फेंक देगा। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप औपनिवेशिक काल में हैं। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने यह व्यवस्था उत्तर भारत में लगाई, जैसे कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। फिर वो दक्षिण भारत में गए और दक्षिण भारत में उन्होंने क्या पाया कि वहां पर जमींदार वर्ग बहुत कमजोर था। जितने ताकतवर जमींदार उत्तर भारत में थे, उतने ताकतवर जमींदार दक्षिण भारत में नहीं थे। अगर आप पूछना चाहें कि सर ऐसा क्यों था, तो मैं कहूंगा कि टीपू सुल्तान और हैदर अली ने ज्यादातर दक्षिण भारत के जमींदारों को मार दिया था, क्योंकि वो हिंदू जमींदार थे और वो मुस्लिम टीपू सुल्तान या हैदर अली का समर्थन नहीं कर रहे थे। दक्षिण भारत में ज्यादातर जमींदार मारे गए थे। उन जमींदारों को दक्षिण भारत में पॉलीगर कहा जाता था, और दक्षिण भारत में या पूरे भारत में ही किसानों को रैयत कहा जाता था। किसान रैयत कहे गए क्योंकि दक्षिण भारत में किसान बहुत ही ज्यादा संख्या में थे और वहां जमींदार कमजोर थे। तो अंग्रेजों ने फैसला किया कि वो दक्षिण भारत में किसानों से सीधा कर वसूलेंगे, और चूंकि किसान यानी कि रैयत से सीधा कर वसूला जाने लगा, इसीलिए इसे रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। जहां एक और उत्तर भारत में जमींदारी व्यवस्था आई और जमीन का मालिक जमींदार घोषित कर दिया गया, वहीं दक्षिण भारत में रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया गया। और ये जो रैयतवारी व्यवस्था थी और जमींदारी व्यवस्था थी, इन दोनों ही व्यवस्थाओं में अंग्रेज बहुत अधिक कर वसूला करते थे। किसानों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। उत्तर पश्चिम भारत में एक और व्यवस्था आई थी जिसको महालवारी व्यवस्था कहा गया था। उस बारे में भी कभी बात होगी कि महालवारी व्यवस्था क्या थी, उस बारे में भी कभी बात होगी। अभी के लिए आप दिमाग में बिठाइए कि उत्तर भारत में जमींदारी व्यवस्था और दक्षिण भारत में रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया गया, और इन दोनों ही व्यवस्थाओं में किसानों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। किसान बहुत ही खराब स्थिति में अपना जीवन जी रहे थे। उनकी स्थिति, उनका हाल बहुत ही ज्यादा बुरा था। जमींदारी व्यवस्था और रैयतवारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था में जमींदार जमीन का मालिक है और किसान महज एक टेनेंट, किराएदार, जब चाहे जमीन से निकाला जा सकता। और रैयतवारी व्यवस्था में रैयत यानी कि किसान से सीधा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन टैक्स इतना भारी होता था कि वो दे नहीं पाते थे। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपने समझ ली और यह बात आपने जान ली है। क्या आप इस बात को जान और समझ पाए हैं? मुझे बताइए बेटा, प्लीज लेट मी नो इफ यू कुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। यस सर, क्लियर्ड। यस सर, क्लियर्ड। ठीक है, उपनिवेशवाद और ग्रामीण इलाके। इसमें दूसरा पॉइंट आता है बेटा, नील की खेती एवं संबंधित मुद्दे। अंग्रेजों का आर्थिक प्रशासन हमने कवर कर लिया और अब हम नील की खेती पर आएंगे। चलिए बेटा, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, बड़ी गंभीर, बड़ी ही काम की बातें मैं आपको बताता हूं। नील की खेती। अब आप कहेंगे सर नील की खेती क्या होती है?
बेटा मैं आपको बताता हूं कि पहले हमारे पास रंग नहीं हुआ करते थे, कलर नहीं थे। अब आप कहेंगे सर पेड़ पौधे फूल पत्ते सब में तो कलर होते हैं। हाँ जी होते हैं, लेकिन आप उनसे कपड़ों को नहीं रंग सकते। हमारे पास जो कपड़े बनाए जाते थे वो कपड़े बनते थे सूती कपड़े, और सूती कपड़ों के लिए कपास की खेती की जाती थी। कपास की खेती जो की जाती थी जिससे सूती कपड़े बनाए जाते थे, वो सूती कपड़े सफेद रंग के होते थे। अब सफेद रंग के कपड़ों से कई तरीके की समस्याएं थी, और सफेद रंग के कपड़े जो थे वो पहली बात तो गंदे हो जाते थे जल्दी। अंग्रेजों को एक रंग की जरूरत थी, एक ऐसा रंग जिससे कपड़ों को रंगा जा सके, और जो जो कपड़े रंगे जाएं वो लंबे समय तक टिके रहें, वो लंबे समय तक टिके रहें। भारत में बेटा एक नील का पौधा उगाया जाता था। तो सर क्या ऐसे नील के पौधे यूरोप में नहीं उगाए जाते थे, ब्रिटेन में नहीं उगाए जाते थे? बेटा उगाए जाते थे। वहां पर जो नील का पौधा उगाया जाता था उसे वोड कहा जाता था, और वोड का ये पौधा जो था ये बड़ा ही ज्यादा खराब किस्म का नीला रंग देता था। बहुत ही घटिया नीला रंग वोड के पौधे में से निकलता था, बेकार रंग निकलता था वोड में से। ठीक है, वोड में से बड़ा घटिया रंग निकलता था। लेकिन इंडिया का जो नील का पौधा था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नीला रंग निकालता था। तो वो अंग्रेज भारत में नील के कपड़े के लिए आने लगे। ठीक है, नील के कपड़े के लिए वो भारत में आने लगे। अब नीले रंग की जो आवश्यकता थी वो बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी, नीले रंग की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी। हमने देखा कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में नील की खेती होती थी, ये बात सच है। लेकिन धीमे धीमे उन्होंने ये समझा कि वहां पर जो नील की खेती होती है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी की है, जबकि इंडिया में जो नील उगाया जाता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। 1810 तक ब्रिटेन का 95% नील का आयात भारत से होने लगा। अंग्रेजों ने भारत में नील की खेती को प्रोत्साहन दिया। अब नील की खेती को जो प्रोत्साहन मिला उसमें आप समझिए कि नील की खेती किस प्रकार से होती थी। देखो क्या होता है नील की खेती में। सबसे पहले बेटा नील के पत्ते, मतलब नील का जो पौधा होता है उस पौधे में से पत्ते को तोड़ा जाता है। ठीक है, उस पत्ते को तोड़ा जाता है। उस पत्ते को सबसे पहले पानी में डुबो के सड़ाया जाता है। जब वो पत्ता सड़ जाता है ना, तो सड़ने के बाद उस पत्ते में से नीला रंग निकलता है। अब आप कहेंगे सर पत्ता हरा होता है तो रंग नीला कैसे निकलता है? बेटा ऐसे तो मेहंदी का पत्ता भी हरा होता है, लेकिन उसमें से लाल रंग कैसे निकलता है? तो मेहंदी का पत्ता जैसे होता तो हरा है, लेकिन रंग उसमें से लाल निकलता है। बिल्कुल वैसे ही हरे नील के पत्तों में से जब उन पत्तों को सड़ा दिया जाता है तो उसमें से नीला रंग निकलता है। अब नीला रंग जो है उसको ऐसे डंडे से फेंटा जाता है, उसको पूरा मिक्स किया जाता है, और जो मिक्स किया जाता है बेटा, उस मिक्स करने के बाद वो एक गाढ़े रंग का लेप तैयार हो जाता है। अब इस लेप में बेटा चूने का पानी मिलाया जाता है। जब वो चूने का पानी मिलाते हैं ना, तो चूना जो भी सेडिमेंट्स, जो भी कण पानी में होते हैं उनको नीचे बिठा देता है। आपने जरूर से देखा होगा, कभी आपके घर पे चूने की पुताई हुई होगी, तो अगर आप किसी पानी में चूना मिला दें तो वो पानी एकदम से साफ हो जाता है, वो पानी एकदम से साफ हो जाता है। तो वो उसमें चूने का पानी मिला देते थे, तो सारा जो नीला रंग है वो नीचे बैठ जाता है। ऊपर से जो पानी साफ होकर छटता है वो उस पानी को थहा के निकाल देते हैं, और जब वो उस पानी को थहा के निकाल देते हैं तो उसके बाद ये जो नीले रंग का लेप निकला हुआ है वो उसको ऐसे स्लैब्स में बिछाते हैं, और उन स्लैब्स में बिछाने के बाद उसको काट कर बिस्किट जैसे काट के अलग कर लिया जाता है। और बिस्किट जैसे काट कर जब उसको अलग कर लिया जाता है तो वो जो काट कर बिस्किट जैसा हिस्सा अलग होता है, ठीक है, उसको कहते थे क्या? उसको बोलते थे नील। अब ये जो नील है ना, इसके जो बिस्किट यहां पर कटकर अलग हो रहे हैं, ठीक है, इन नीले बिस्किट्स का इस्तेमाल किया जाता था कॉटन के कपड़ों को नीला रंग देने के लिए, कॉटन के कपड़ों को नीला रंग देने के लिए। अब कॉटन के कपड़ों को नीला रंग देने के लिए ये जो नीला रंग निकाला जाता था, इसी से नीले रंग के कपड़े बनाए जाते थे। बेटा आप सभी लोग जीन्स के पैंट पहनते हैं, बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसके पास जीन्स का पैंट है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव जीन्स पैंट? आई बिलीव कि आप में से सबके पास
कोई ना कोई जीन्स का पैंट जरूर होगा। सबके पास जीन्स का पैंट है? मुझे बताइए फटाफट कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास जीन्स का पैंट है? आई बिलीव कि सबके पास जीन्स का पैंट जरूर होगा। जी जी जी, मेरे पास है, सबके पास है। बेटा मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, आपके मन में कभी यह सवाल क्यों नहीं आया कि जीन्स का पैंट, ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि किसके किसके पास नीले रंग का जीन्स का पैंट है, ब्लू कलर? जिसके पास नीले रंग का जीन्स का पैंट है वो लिखेगा ब्लू। जिसके पास नीले रंग का जीन्स का पैंट है वो लिखेगा ब्लू। आप मुझे बताइए कि किसके पास नीले रंग का जीन्स का पैंट है? जिसके पास नीले रंग का जीन्स का पैंट है वो लिखेगा ब्लू। ब्लू, 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 ब्लू। जिसके पास नीले रंग का जीन्स का पैंट है वो लिखेगा ब्लू। ब्लू, ब्लू, ब्लू। ऑल राइट, ऑल राइट। नाउ यू नो, नाउ यू नो। तो आई कैन इमेजिन most of you have blue color jeans pant. I may imagine this. I may imagine this. आप में से ज्यादातर लोगों के पास ब्लू कलर का पैंट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि जीन्स के ज्यादातर पैंट्स का कलर नीला ही क्यों होता है? वैसे मैं जानता हूं कि बाकी रंगों के भी जीन्स के पैंट्स आते हैं। आई नो दिस, आई नो दिस। लेकिन जीन्स का सबसे कॉमन कलर ब्लू कलर ही क्यों होता है? क्यों? क्योंकि बेटा समझो कि नीला रंग और जीन्स के पैंट का क्या रिलेशन है। बेटा ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई और वहां पर उद्योग लगाए गए तो उसमें मजदूर काम करते थे। बेटा मजदूरों को पहनाने के लिए अंग्रेजों को एक मोटा कपड़ा चाहिए था जो उन्हें सर्दी से बचाए, जो थोड़ा मजबूत हो और कम गंदा हो। तो अंग्रेजों ने मजदूरों को पहनाने के लिए एक मोटा कपड़ा बनाया। उस मोटे कपड़े को इसी नीले रंग से रंगा जाता था और वो मोटा कपड़ा जो वहां पर उद्योगों में काम करने वाले मजदूर पहनते थे, उस नीले रंग के कपड़े को जीन्स कहा गया। जीन्स का पैंट जब बनाया गया था उस समय जो रंग हमारे पास उपलब्ध था वो नीला ही था। नीले रंग के अलावा कोई रंग हमारे पास नहीं था क्योंकि वो नील के पौधों में से निकलता था। तो जब आज से 150-200 साल पहले औद्योगिक क्रांति के दौर में मजदूरों को पहनने के लिए नीले रंग का मोटा कपड़ा बनाया गया तो उसे जीन्स कहा गया और वो जीन्स हमेशा नीले रंग से रंगा जाता था। अंग्रेजों ने उस जीन्स का ज्यादा उत्पादन किया तो वो उसे भारत में लेकर आए और बेचने लगे। हमें लगा ये कोई फैशन की चीज है। हमें लगा कि अच्छा इसे ब्रिटेन में अंग्रेज पहनते हैं और अंग्रेज तो बहुत बड़े लोग होते हैं, तो क्यों ना हम भी वो जीन्स का पैंट पहने क्योंकि फिर हम अंग्रेजों जैसे बड़े हो जाएंगे। अरे इन्हें कौन समझाए कि मजदूर पहनते थे वहां ये जीन्स का पैंट जो आज तुम यहां पहनते हो और पहनकर बहुत ही फैंसी बनते हो। बेटा ब्रिटेन में ठंडी पड़ती है और वहां पर तनीषा कहती है बाकी के कलर कहां से आए? वो तो बाद में आए बेटा, बाद में कलर धीमे धीमे आए, शुरू में तो ब्लू ही था। इसीलिए आज भी सबसे कॉमन कलर नीला होता है जीन्स का। अब हम जो है खुश हो रहे हैं, अरे हम तो अंग्रेजों का फैशन कर रहे हैं। भाई मजदूरों का कपड़ा पहन रहे हो तुम। अब देखो अंग्रेजों के यहां ठंडी पड़ती है, ब्रिटेन में ठंडी पड़ती है, तो वहां मोटा जीन्स का पैंट इज ओके। लेकिन इंडिया में तो ठंडी नहीं पड़ती ना। तो इंडिया में जब 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो तुम मोटा जीन्स का पैंट पहन के कैसे घूम रहे हो और क्यों पहन रहे हो? अब वो जीन्स का पैंट हाईली अनकंफर्टेबल होता है, उसमें तो पैर भी नहीं मुड़ता। तो पैर मुड़ता नहीं है तो फिर हमने उसको स्ट्रेचेबल बनाया कि भाई स्ट्रेचेबल पैंट आएगा। फिर हमने देखा कि उसमें गर्मी बहुत लग रही थी तो हमने कहा इसको जगह जगह से फाड़ देते हैं, तो फाड़ देंगे तो उसमें हवा जाती रहेगी, तो हवा जाती रहेगी तो थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा। तो वो बन गया टॉर्न जीन्स बन गया। फिर उसमें हमने कभी नीचे पतला कर दिया, नैरो जीन्स बना लिया, कभी नीचे चौड़ा कर दिया, लंबा बैगी जीन्स बना लिया। दुनिया भर के हमने उसमें बवाल करे, बट बेटा है तो फिर भी मजदूरों का कपड़ा ही ना, और उसको पहन के बेटा मजदूर ही लगोगे। ठीक है, तो वो फैशन नहीं है बेटा, वो फैशन नहीं है, वो मजदूरों का कपड़ा है। तो नील जो भारत में उगाया गया,
वही जीन्स के पैंट का कलर बना और वो नीले रंग का जीन्स आप में से सारे लोग पहनते हैं और खुद को बहुत ही ज्यादा फैशन आइकन समझने की कोशिश करते हैं, जबकि आप वास्तव में मजदूर जैसे लग रहे होते हैं, क्योंकि वो कपड़ा ही मजदूरों का कपड़ा था जो बनाया गया था। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा कॉमन कलर, वैसे तो देखो अब सिंथेटिक रंग आ गए हैं तो सभी रंग के जीन्स बनते हैं, लेकिन सबसे कॉमन अभी भी ब्लू ही कलर है, लाइट ब्लू हो या फिर डार्क ब्लू हो, लेकिन बनता ब्लू कलर का ही जीन्स है। ठीक है, अब देखो इस इंडिगो के साथ मसला क्या था। इस इंडिगो की खेती को करवाने के लिए अंग्रेजों ने भारत के लोगों के ऊपर बड़ा दबाव बनाया, लेकिन इंडिगो की खेती के साथ मसला यह था कि इंडिगो जमीन की उपजाऊ शक्ति को पूरी तरीके से खत्म कर देता था। जिस जगह पर इंडिगो उगाया जाता था उस जगह पर कई सालों तक कोई भी और फसल नहीं होती थी, कोई और फसल नहीं होती थी। यह समस्या थी बेटा इंडिगो की। दैट वाज द प्रॉब्लम विद इंडिगो। हमने देखा इसी वजह से वहां के किसानों ने नील विद्रोह किया। नील विद्रोह बागान मालिकों के लिए नील की खेती लाभदायक थी, लेकिन किसानों के लिए बड़ी नुकसानदेह थी। किसानों का यहां पर अत्यधिक शोषण हुआ और किसानों ने विद्रोह किया। 25% भूमि पर नील की खेती की बाध्यता थी, भूमि अनुपजाऊ हो जाती थी और सूखे काल की स्थिति में नील बेकार थी, क्योंकि हम उसे खा तो नहीं सकते थे ना, क्योंकि हम उसे खा तो नहीं सकते थे। अंग्रेजों ने नील आयोग बनाया ताकि नील किसानों की बात सुनी जा सके। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने नील कृषकों का समर्थन किया। शोषणकारी और दमनकारी व्यवस्था को बंद किया गया। जमींदार वर्ग चाहता था कि खाद्यान्न खेती हो, जबकि बागान मालिक चाहते थे कि नील की खेती हो। अंग्रेजों ने 1857 के उपरांत विद्रोह को दबाने के लिए बहुत सारे उपाय किए और विद्रोह को अंतिम रूप में कुचल दिया गया। बागान मालिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती की गई, नील आयोग का गठन किया गया और किसानों की नील की खेती ना करने का अंतिम रूप में अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो नील की खेती ना करने का अधिकार उनको दे दिया गया। चैप्टर नंबर 3 पर हमारी बातचीत चल रही है और चैप्टर नंबर 3 पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा और जाना है। तो फिर चैप्टर नंबर 3 के ऊपर हम अपनी बातचीत आगे जारी रखेंगे। तो मुझे बताओ बेटा, ये आपको चैप्टर नंबर 3 जो मैंने शुरू किया, कुछ कुछ बातें मैंने आपको बताई, चैप्टर नंबर 2 मैंने खत्म किया, चैप्टर नंबर 3 पर थोड़ी थोड़ी बातें मैंने करी और चैप्टर नंबर 3 को कल हम लोग खत्म करेंगे, थोड़ा सा आगे की बातें भी करेंगे। तो मुझे बताओ बेटा कि क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? प्लीज मुझे बताओ, प्लीज लेट मी नो इफ यू कुड गेट द टॉपिक। समझ में आ रहा है ना बेटा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? Got it sir, got it। सबको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू यू ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो और आप एफर्ट कर रहे हो। मैं फिर से कहता हूं, मुझे पता है आप पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हो और आप अपनी ओर से समझने की पूरी कोशिश कर रहे हो। आप समझो बेटा, आपका मास्टर भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो आपको समझा ले। हम दोनों लोग कोशिश करेंगे, थोड़ी मेहनत आप करेंगे, थोड़ी मेहनत मैं करूंगा और हम दोनों ही लोग मिलकर इस एनसीईआरटी को धीमे 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 समझ लेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एफर्ट किया, आपने कोशिश की, आपने मेहनत की इस हिस्ट्री को समझने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हर दिन अपने इस विषय के साथ मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करते रहिए। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।